आज है 19 जनवरी सोमवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की खबरों में हम बात करेंगे प्रयागराज के माघ मेले में मचे भारी बवाल की, जहां शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन आमने सामने आ गए। इसके अलावा बात होगी देश के आईटी सेक्टर से आई उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया है कि कैसे 5 बड़ी कंपनियों ने 9 महीने में सिर्फ 17 नई नौकरियां दी। मणिपुर से एक बेहद दुखद खबर है जहां गैंगरेप पीड़िता ने दम तोड़ दिया। साथ ही जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल वोटर लिस्ट पर क्या बड़ा फैसला सुनाया है और क्यों रहमान को अपनी सफाई देनी पड़ी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। माघ मेले के दौरान 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के अवसर पर भारी हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि शंकराचार्य अपने करीब 200 शिष्यों के साथ शाही स्नान के लिए संगम जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का तर्क था कि मेले में 3 करोड़ से ज्यादा भीड़ है और ऐसे में रथ या पालकी ले जाने की अनुमति देने से भगदड़ मच सकती थी। वहीं भास्कर इंग्लिश और आईबी टाइम्स के अनुसार शंकराचार्य ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने संतों का अपमान किया और उनके एक शिष्य को बालों से पकड़कर घसीटा और पीटा। इस घटना से नाराज होकर शंकराचार्य और उनके अनुयायी बिना स्नान किए ही वापस लौट गए और अब उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना की निंदा की है और सोशल मीडिया पर इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट विवाद पर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन वोटरों के नाम तार्किक गड़बड़ी यानी लॉजिकल एरर की श्रेणी में रखे गए हैं उनकी लिस्ट पंचायत और वार्ड ऑफिसों में चस्पा की जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जन्म तिथि के सबूत के तौर पर 10वीं के एडमिट कार्ड को भी वैध माना जाए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई कि इस प्रक्रिया से 1 करोड़ से ज्यादा लोग तनाव में हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने इसे जनता की जीत बताया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि वोटर अपनी सुनवाई के दौरान राजनीतिक पार्टी के एजेंट की मदद ले सकते हैं। बीजेपी ने हालांकि इसे ममता सरकार की नाकामी बताया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से दुखद खबर है। रविवार रात आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुए सेना के 8 जवानों में से हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए हैं। सेना ने एक्स पर पोस्ट कर ऑपरेशन त्राशी 1 के दौरान उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिंहपुरा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी छिपे हुए थे जिन्होंने ऊंचाई का फायदा उठाकर जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। अंधेरे और घने जंगलों की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि चिनाब घाटी के जंगलों में करीब 35 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हो सकते हैं। मणिपुर हिंसा की एक बेहद दर्दनाक दास्तान सामने आई है। कोकीजो समुदाय की 20 साल की युवती जिसे 2023 की हिंसा के दौरान अगवा कर गैंगरेप का शिकार बनाया गया था, उसने दम तोड़ दिया है। कुकी संगठनों का कहना है कि उस हादसे के बाद वो कभी उबर नहीं पाई और उसे गंभीर अंदरूनी चोटें थीं। कुकी विमेंस फोरम के मुताबिक पीड़िता पिछले 3 साल से अस्पतालों के चक्कर काट रही थी। एफआईआर के मुताबिक मई 2023 में उसे 4 लोगों ने अगवा किया था और पहाड़ी पर ले जाकर गैंगरेप किया था। कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आरोप लगाया है कि बार बार अपील के बाद भी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने एक बार फिर अलग प्रशासन की मांग को तेज कर दिया है। राजनीति के गलियारों से खबर है कि बिहार से 5 बार के विधायक रहे नितिन नबीन को निर्विरोध बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 45 साल के नबीन बीजेपी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक हैं। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने बताया कि नबीन के पक्ष में 37 नामांकन दाखिल किए गए थे। इसे पार्टी में एक बड़े पीढ़ीगत बदलाव यानी जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात अर्थव्यवस्था और रोजगार की। द टेलीग्राफ में परन बालाकृष्णन की रिपोर्ट ने आईटी सेक्टर की चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट बताती है कि देश की शीर्ष 5 आईटी कंपनियों ने इस वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों में कुल मिलाकर सिर्फ 17 नए कर्मचारी जोड़े हैं, जबकि पिछले साल इसी दौरान 18,000 नौकरियां पैदा हुई थीं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब थोक में भर्ती का दौर खत्म हो गया है। टीसीएस जैसी कंपनी ने 25,000 पदों की कटौती की है। इसकी वजह एआई और ऑटोमेशन है। हालांकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में अब भी नौकरियां हैं, लेकिन वहां फ्रेशर्स की जगह एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के जानकारों की मांग ज़्यादा है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 और 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया है।
हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 7.3% की मजबूत ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार जल्द ही जीडीपी का नया बेस ईयर जारी करने वाली है, जिसके बाद इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन की ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। वरिष्ठ पत्रकार आकार पटेल ने अपने ताज़ा लेख में भारत की तुलना चीन से करने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह उम्मीद अब खत्म हो गई है कि भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में चीन को टक्कर दे पाएगा। पटेल लिखते हैं कि दुनिया के विशेषज्ञ अब भारत को एक दोषपूर्ण लोकतंत्र या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में देखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टीज यानी नागरिक आज़ादी के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग लगातार गिर रही है और सरकार अब इन आलोचनाओं पर कोई जवाब भी नहीं देती। स्क्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने एक खाली घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति के नई परंपरा शुरू की जा रही थी। एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति के कोई भी धार्मिक सभा करना कानून का उल्लंघन है। इन लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया, जिसे बाद में जमानत मिल गई। ओडिशा के बालासोर में हुई लिंचिंग के मामले में नया मोड़ आया है। ऑल्ट न्यूज़ की जांच के मुताबिक मृतक शेख मकंदर के भाई ने दावा किया है कि हमलावर कोई अनजान भीड़ नहीं बल्कि स्थानीय गौरक्षक थे, जिन्हें मृतक पहले से जानता था। पुलिस ने पहले इसे एक्सीडेंट बताया था, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज किया। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया है। संगीतकार ए आर रहमान ने अपने सांप्रदायिक बयान वाले विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके इरादों को गलत समझा गया और उनका मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। रहमान ने कहा कि भारत उनका घर और प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि वे हमेशा संगीत के जरिए लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। रहमान ने कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है, जो उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इंदौर से एक दिलचस्प खबर है। प्रशासन ने भीख मुक्त अभियान के दौरान एक ऐसे भिखारी को पकड़ा है जो वास्तव में करोड़पति निकला। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मांगीलाल नाम के इस शख्स के पास 3 पक्के मकान और एक ऑटो रिक्शा का बेड़ा है। यही नहीं, उसने भीख मांगने जाने के लिए एक पर्सनल ड्राइवर भी रखा हुआ था। वह लोगों को ब्याज पर पैसा भी देता था। फिलहाल उसे एक आश्रम भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात रूस और अमेरिका की। सीएनएन के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता मिला है। ये बोर्ड गाजा के पुनर्निर्माण की निगरानी करेगा। इसमें भारत के पीएम मोदी को भी न्योता भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने की जिद ने यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार डाल दी है। पॉलिटिको का विश्लेषण कहता है कि यूरोपीय देश अब अमेरिका के बिना अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं। अंत में बात चीन की। बीबीसी के मुताबिक चीन में जन्म दर ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गई है। 2025 में वहां प्रति 1000 लोगों पर सिर्फ 5 बच्चों का जन्म हुआ। चीन की आबादी लगातार चौथे साल घटी है। सरकार द्वारा दिए जा रहे नकद इनाम और अन्य सुविधाओं का भी युवाओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2100 तक चीन की आबादी आधी रह सकती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। हरकारा के इस अंक में बस इतना ही। आप इस पॉडकास्ट को हमारे यूट्यूब चैनल और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए हरकारा के साथ। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। नमस्कार।